हेलो स्टूडेंट्स, सीडीपी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सब अपना रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीडीपी का बैकबोन है ये चैप्टर, यानी कि अधिगम और इसके नियम, जिसको पढ़ने के लिए ही आपने लगभग जितने चैप्टर पहले पढ़े हैं आज तक, वो सारे आपके इसी के लिए बेस हैं। और आगे भी जो आप चैप्टर पढ़ेंगे उन सब में आपका ये चैप्टर बहुत ही काम आएगा। यानी कि अधिगम के जो सिद्धांत हैं, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका हर एक सेगमेंट। और मैंने आपसे बोला था कि आप इसको अच्छे से खुद भी घर पे पढ़िए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। 6 सिद्धांत थे इनमें से, जो हम 4 पढ़ चुके हैं और 2 आज पढ़ेंगे। यानी कि हमने अभी तक कोहलर का सूझ का सिद्धांत पढ़ा था, पावलोव का सिद्धांत पढ़ा था, क्रिया प्रसूत सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है, भूखे बिल्ली का, कबूतर का, ये सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट थे इन सब के टर्म पे हमने 4 सिद्धांत पढ़े हुए हैं, 2 और पढ़ेंगे, तो ये 6 सिद्धांत। फिर आगे अधिगम के जो नियम थे वो भी हमने पढ़े थे, मुख्य और सेकेंडरी वाले नियम, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज पढ़े थे लर्निंग के। फिर इसके बाद हम वक्र पढ़ेंगे, लर्निंग का वक्र। उसके बाद हम जो स्थानांतरण होता है, यानी कि शिक्षा का या अधिगम का स्थानांतरण, ये इतनी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की। तो ये सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि वन लाइनर वाले प्रश्न के लिए, यानी एमसीक्यू प्रश्न, बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं, जिनमें आपको प्रश्न में 4 ऑप्शन होते हैं, एक को सिलेक्ट करना होता है। ऐसे प्रश्नों के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो 6 एक्सपेरिमेंट हैं, जो 6 सिद्धांत हैं, इनमें कौन सा साइकोलॉजिस्ट कहाँ का है ये भी पूछ लेता है। तो वाइगोस्की कहाँ के हैं? रूस के हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की ने इस सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आइए अब इसके बारे में देखते हैं इन्होंने क्या बताया था। तो इन्होंने बोला कि संज्ञानात्मक विकास का प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत किया था सामाजिक दृष्टिकोण से। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंध के मध्य संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया था। यानी कि अभी तक जितने एक्सपेरिमेंट देखें, सभी साइकोलॉजिस्ट ने एक एक पॉइंट को, जैसे कोहलर के सूझ के सिद्धांत में सूझ को जो है सोच समझ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था, तो वाइगोस्की ने किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू दी है? संवाद यानी कम्युनिकेशन को, यानी कि बातचीत करने को, भाषा को आप ऐसे कह सकते हैं। तो वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यानी कि आपसे पूछ सकता है कि वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। या फिर ये पूछ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो वाइगोस्की ने किया है। और तीसरा प्रश्न कि ये कहाँ के थे, तो रूस के थे। पियाजी के तरह वाइगोस्की भी मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, लेकिन इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं होता, जबकि इसमें भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। इसीलिए इसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा गया है। पियाजी के सिद्धांत, जिसमें जैविकता विकास अधिगम में अग्रणी भूमिका निभाता था, इसके विपरीत वाइगोस्की ने क्या कहा कि अधिगम और विकास सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण की मध्यता के साथ चलते हैं। संभावित विकास का क्षेत्र, जिसकी चर्चा आगे की जा रही है, इसके बारे में देखते हैं। तो वाइगोस्की अधिगम और विकास के विषय में जो विचार प्रस्तुत करते हैं वो ये है कि संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति वस्तुतः सामाजिक है, ना कि संज्ञानात्मक। यानी कि इन्होंने सोसाइटी को, कल्चर को, इन सब को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है, क्योंकि इन्हीं से तो हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, यानी इनसे ही तो हमारा संवाद स्थापित होता है। इस प्रकार पियाजे का सिद्धांत निर्मितिवाद था, जबकि वाइगोस्की का सिद्धांत सामाजिक निर्मितिवाद है। वाइगोस्की को इन शब्दों से ये और भी अधिक स्पष्ट होता है कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कथन में, कथन पूछ लिया कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है, ये कथन किसका है, तो ये वाइगोस्की का कथन है। यानी हम जैसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, हम वैसा सोचते हैं, वैसी बातें करते हैं, उसी तरह का ज्ञान हमारे अंदर आता है। तो ये बात किसके हैं, ये विचार किसके हैं? वाइगोस्की के हैं।
अतः वाइगोस्की के अनुसार सभी मानसिक या बौद्धिक क्रियाएं पहले बाहरी समाज की दुनिया में घटित होती हैं, बाद में हम जो देखते हैं बाहरी समाज में उसके बारे में फिर सोचते हैं अपने अंदर ही अंदर, यानी कि हम अपनी आत्मा से बातें करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो कुल मिला करके वही सारी चीज़ें हमारे नॉलेज में आ जाती हैं। अंतः क्रियाओं द्वारा वही अपने आप से बातें करना, बालक अपने समुदाय की संस्कृति यानी सोचने और व्यवहार करने के तरीके को सीखता है। इसीलिए अब अगर आप देखो कि जो रिच बच्चे हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जो जिनके पेरेंट्स बहुत अमीर हैं, अगर समाज की या सोसाइटी की ज़रूरत नहीं होती तो उन्हें स्कूल भेजने की क्या ज़रूरत थी। वो सभी टीचर को घर पे भी बुला सकते थे। स्कूल में भेजने का पर्पस क्या होता है कि बच्चा जितने ज़्यादा लोगों के बीच में इंटरेक्ट करेगा तो उसके अंदर सोसाइटी वाली यानी कि सोसाइटल डेवलपमेंट होगा। यानी कि हम एक समाज प्रदान करते हैं बच्चे को स्कूल का। स्कूल में ऐसा माहौल होता है जिससे बच्चा सोचे समझे, उसके जो क्रिएटिविटी डेवलप हो इन सारी चीज़ों के लिए। घर पे कितना भी अच्छा टीचर हो, आप कितना भी एक्सपीरियंस टीचर हो, अगर घर पे आप सारे टीचर को बुला के पढ़ाते हैं तो बच्चे का एक ही साइड यानी कि मेंटल डेवलपमेंट हो पाएगा, लेकिन फिज़िकल के लिए, इमोशनल के लिए, कम्युनिकेशन के लिए उसको लोग चाहिए जिनसे वो बातें करे, जिनसे वो इंटरेक्ट करे। और तभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब किसी बच्चे को आपने सिखाया कि बेटा हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आपने उसको केवल थ्योरी बता दी। अब बच्चा इस चीज़ को सीखेगा कब? ये सीखेगा तब ना जब वो समाज में होगा, उसके सामने कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे उसे गुस्सा आए, वो किसी बच्चे से इंटरेक्ट करे, ठीक है। अब ऐसा माहौल आया तब उसके बाद उसने उस सीखे वाली बात को अप्लाई किया होगा, तभी तो उसने सीख पाई ये चीज़। इसी तरह से आपने बोला कि चोरी करना गलत है या पाप है, आपने बच्चे को सिखा दिया कहानी के माध्यम से। अब जब बच्चे को माहौल मिलेगा ऐसा जहाँ पे वो चोरी कर सकता है, ठीक है, एक ऐसा माहौल मिला, फिर बच्चे ने नहीं किया, तब आप मानोगे ना कि उसका मॉरल डेवलपमेंट हुआ है। तब तो मॉरल डेवलपमेंट हुआ है। अगर माहौल ही नहीं मिला तो फिर काहे का मॉरल डेवलपमेंट। तो इसी के लिए बच्चे का जो विकास है उसके लिए सोसाइटी का, समाज का बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पर वो अपनी सीखी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि पहले एक्सपेरिमेंट होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बाद बच्चा प्रैक्टिकली रूप में चीज़ें सीख पाता है। नेक्स्ट है ZPD, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए भी, जितने भी टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी, और आपके DLED सेमेस्टर कोर्स के लिए भी। तो संभावित समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। अब ये क्या होता है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है, बहुत से लोगों को इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी टॉपिक में होता है। तो देखिए ZPD का मतलब क्या होता है। हम एग्जांपल लेते हैं, दो बच्चे हैं A और B। एक बच्चा है जिसको सपोज 1 से 100 तक की गिनती आती है, ठीक है, 1 से 100 तक गिनती आती है, और B बच्चा है जिसको केवल 15 तक की गिनती आती है, ठीक है। अब अगर आप इस दोनों बच्चों से गिनती सुनो तो आप क्या कहोगे कि A बच्चा B से ब्रिलियंट है। नॉर्मली तो आप यही बोलोगे ना कि A वाला ब्रिलियंट है क्योंकि इसके पास B के मुकाबले ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन आपको पता होगा, स्टार्टिंग में भी हमने देखा था बुद्धि वाले चैप्टर में, कि ब्रिलियंसी इससे नहीं पता चलती, यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन इससे नहीं है कि आपके पास नॉलेज कितना है। हो सकता है कि B वाला बच्चा A वाले से कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। इसको 15 तक की गिनती केवल इसीलिए आती है कि हो सकता है इसको पढ़ाने का, यानी कि कोई पढ़ाने का इसको माहौल ना मिला हो, बच्चा स्कूल ही ना गया हो, ठीक है। हो सकता है ये 15 तक की गिनती इसने मात्र सुन कर ही सीख ली हो, बिना सिखाए ही, जबकि इसको A वाले को काफ़ी मेहनत से सिखाया गया हो, तब इसने गिनती सीखी है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि क्षमता व्यक्ति की क्या है, यानी कि B बच्चा, अगर हम IQ टेस्ट निकालें तो B की IQ अगर A से ज़्यादा है, दैट मीन्स व्हाट, कि अगर हम माहौल दें तो B वाला A से आगे निकल जाएगा। तो ये हम जज कैसे करते हैं, हमने दोनों को सेम कंडीशन में रखा, सेम माहौल में रखा, फिर हम देखेंगे कि कौन बच्चा आगे निकल रहा है। अब ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सपोज़ क्लास 2 का बच्चा था A वाला और B वाला बच्चा भी क्लास 2 का था, ठीक है। तो हमने क्या किया,
हमने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आईक्यू बेस्ड हों क्लास 4 के बच्चे की, और आईक्यू बेस्ड प्रश्न क्लास 4 वाले ए वाले दोनों बच्चों से हमने पूछा। अब इसमें हमने क्या देखा कि बी वाला बच्चा जो कि मैथ्स में तो कमज़ोर था, इसको मात्र 15 तक की गिनती आती थी, लेकिन जब हमने आईक्यू वाले रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछे जिनमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जिनमें कोई बताई गई पढ़ाई गई चीज़ें नहीं होती, बल्कि आपको अपना दिमाग लगा करके, जैसे कोई पैटर्न सॉल्व करना होता है इस तरह के, या पहेली सॉल्व करनी होती है, फॉर एग्जांपल पजल सॉल्व करना हो, पहेली सॉल्व करनी हो, हमने 4th क्लास के लेवल की दोनों बच्चों को दी, तो हमने देखा कि बी वाला बच्चा इसको काफ़ी आसानी से और ए से काफ़ी पहले कर लिया। तो इसका मतलब बी की क्षमता ए से ज़्यादा है। ठीक है, तो यही जो बीच की कड़ी है, यानी कि जो लेवल है आपका सीखने का और जितना आपको मौका मिला, जो बीच की कड़ी है, जो जोन है, जो एरिया है, उसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि वो बारीक लकीर जी, अगर आपको मौका मिले तो आप इससे क्या हो जाओगे, ऊपर उठ जाओगे। बी बच्चा जो अभी बहुत नीचे है, यहाँ पर है, लेकिन अगर इसको ज़रा भी मौका मिले तो ये सीधा यहाँ तक जा सकता है। यही इसकी क्षमता क्या कहलाती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित समीपस्थ विकास, यानी कि ऐसा विकास जिसकी संभावना है। अब सपोज करो, हम फिर से एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा y है और एक बच्चा z है। अब y वाले बच्चे का IQ लेवल भी अच्छा है सपोज, और z वाले का भी IQ लेवल अच्छा है, दोनों का ही IQ लेवल सेम हो, लेकिन y का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, किन्हीं और चीज़ों में लगता है, जबकि z का पढ़ाई में लगता है। तो आपको क्या लगता है, अगर आप कोई एक स्किल सिखा रहे हो या पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ें सिखा रहे हो, z का मन ज़्यादा लगता है, तो कौन सीखेगा, किसकी संभावना ज़्यादा है विकास उस पर्टिकुलर स्किल में विकसित होने की? ऑफ कोर्स z की है, y की नहीं। तो आप किसको सिखाओगे, z को ही सिखाओगे। एक पेरेंट्स के ही, मान लो कि कोई माता पिता हैं, तो एक पेरेंट के भी मान लो कि 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, पेरेंट भी क्या करते हैं, देखते हैं कि किस बच्चे का मन ज़्यादा है, किसके में क्षमता ज़्यादा है, किस उसका सब्जेक्ट में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसका फ्यूचर भी सोचते हैं। तो इसकी आइए व्याख्या देख लेते हैं डेफिनेशन वाइज। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही कि ZPD के बारे में किसने बोला, तो वाइगोस्की द्वारा ये प्रयुक्त सिद्धांत है। उन्होंने क्या बताया कि बच्चे के द्वारा बिना किसी सहायता के निष्पादन और किसी वयस्क या अधिक कुशल साथी की सहायता से किए गए निष्पादन में अंतर होता है। यानी कि अपने दिमाग से बच्चा कितना सीख पा रहा है और सिखाने पे कितना सीख रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना होता है। दूसरे शब्दों में बच्चा जो कर रहा है और जो करने की क्षमता रखता है, उसके बीच का जो एरिया है, जोन है, उसी को ZPD करते हैं। यानी अभी वो क्या है और उसमें कितना पोटेंशियल है, वो क्या कर सकता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो वाइगोस्की ने सामाजिक प्रभाव मुख्यतः निर्देशन, यानी वाइगोस्की ने क्या बोला कि निर्देशन की कमी होती है। अगर हम निर्देशन दें, अगर अच्छा निर्देशन मिले, तो बच्चा अपने जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, संभावित विकास का क्षेत्र है, वहाँ तक पहुँच जाएगा। हो सकता है कि मैक्सिमम आप ऐसा भी देख सकते हो कि कोई बच्चा जो बहुत ब्रिलियंट था, लेकिन उसको टीचर अच्छा नहीं मिला। अच्छा इन द सेंस, हो सकता है टीचर ने बहुत मारपीट की हो, यानी कि टीचर बच्चों को पीटता ज़्यादा है, जिसकी वजह से डर से बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी हो, या फिर कुछ घरेलू ऐसी टेंशन हो जिससे कि पढ़ाई करना बीच में छूट गया हो, मन ना लग रहा हो, विद्यालय का माहौल ना हो, तो ऐसे में भी कई सारे टैलेंट बेकार रह जाते हैं। तो उसी को दूर करने के लिए वाइगोस्की ने बताया है कि इस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, निर्देशन द्वारा दूर किया जा सकता है। अब इसमें भी बोला है, जैसे बच्चे का ZPD आगने के लिए बुद्धि परीक्षण में 2 बच्चों को हमने लिया, 8 वर्ष के थे बच्चे। अब हमने 8 वर्ष के बच्चे से 12 वर्ष के बच्चे की पजल सॉल्व करवाई, ठीक है, पहेली सॉल्व करवाई, जिसका कि पढ़ाई के सिद्धांत से कोई वास्ता नहीं था, बल्कि हमने क्षमता देखी कि बच्चा कितना कर पा रहा है। 9 वर्ष के बराबर की समस्या हल कर पा रहा है कि 12। हम IQ टेस्ट भी तो ऐसे ही निकालते हैं ना, कि बच्चे का लेवल, मेंटल लेवल के किस आयु का है। 10 साल का बच्चा है, अगर वो 14 साल के बच्चे की आयु का प्रश्न हल कर ले रहा है, तो ऑफकोर्स उसका IQ कितना होगा, 140 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम IQ भी निकालते हैं। अब देखिए ढांचा निर्माण या स्कैफोल्डिंग क्या होता है।
तो अगर शाब्दिक अर्थ में देखें तो स्कैफोल्ड का मतलब तख्ता होता है, ठीक है, तख्ता, जिसको कि आप एक तरह से सहारा भी कह सकते हैं। स्कैफोल्ड का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा किसी समस्या को सॉल्व कर रहा होता है तो हमें हर चीज़ उसको नहीं बतानी होती, बल्कि मात्र सहारा देना होता है। यानी कि सपोज़ बच्चा रीडिंग कर रहा हो, हिंदी रीडिंग कर रहा हो, हिंदी का पार्ट पढ़ रहा हो। अब बच्चा जो भी प्रश्न ना पढ़ पा जो भी वर्ड ना पढ़ पा रहा हो, जैसे तर्क संगत औचित्यपूर्ण नहीं पढ़ पा रहा है, तो अब ये नहीं कि वो जैसे ही तर्क संगत एवं उसने बोला तो आप तुरंत उसको बता दो कि औचित्यपूर्ण, नहीं। आप उसको थोड़ा माइंड खर्च करने दो, दिमाग लगाने दो कि क्या होगा, ये 2-3 बार गलत बोलेगा तो आप लास्ट तक कोशिश करो कि बच्चा अपने से ही औचित्यपूर्ण पढ़ना सीखे। अगर आपको लगे कि नहीं सीख पा रहा है या अब आपकी ज़रूरत है, तभी आप उसको बताओ। यानी कि मात्र एक थोड़ा सा हेल्प दो, केवल हल्का सा हेल्प देना है, केवल सहारा देना है, खुद नहीं पकड़ के चलाना होता। तो बच्चे के विकास के लिए स्कैफोल्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप पेरेंट हो चाहे टीचर हो। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है, बच्चे को केवल उतना सहारा देना कि जिससे कि वो बच्चा किसी कठिनाई में ना पड़े और वो अपनी क्षमता का पूर्ण विकास कर पाए। अब इसमें भाषा और विचार का बहुत बड़ा रोल है, वाइगोस्की ने बताया है। अब इसमें हमने देखा कि सामान्यतः 3 से 7 साल के मध्य होता है, इसमें बालक स्वयं से बातचीत करना सीख जाते हैं, यानी कि भाषा का विकास लगभग होना शुरू हो जाता है 3 साल से। इसके पश्चात आत्म बातचीत बालक का एक स्वभाव सा बन जाता है और बिना स्पष्ट रूप से बोले ही किसी कार्य को करने की क्षमता विकसित कर लेता है और आगे चल के यही चिंतन के रूप में दिखाई देता है, यानी कि वो अपने आप से ही बातें फिर करने लगता है। नेक्स्ट, अब वाइगोस्की के सिद्धांत का हम शैक्षिक निहितार्थ क्या निकाल सकते हैं, यानी कि पढ़ाई में इसका क्या रोल है। तो आत्म अनुशासन के लिए, साक्षरता क्रियाओं में इसका यूज़ कर सकते हैं, पारस्परिक शिक्षण में कर सकते हैं। ये सब अब जो लिखने वाले क्वेश्चंस है रिटन क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बाकी एमसीक्यूज और वन लाइनर के लिए नहीं। सहयोगी अधिगम, ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है ब्रूनर का सिद्धांत। तो ब्रूनर ने भी जो सिद्धांत दिया था, शिक्षण सिद्धांत का संबंध इस बात से है कि शिक्षक क्या सिखाना चाहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, शिक्षण सिद्धांत का संबंध इस बात से है कि शिक्षक क्या सिखाना चाहता है। ये कथन किसका है, ब्रूनर का। यानी कि ब्रूनर ने क्या फोकस किया, यही फोकस उन्होंने भी किया कि शिक्षक पर ही डिपेंड करता है कि शिक्षक क्या सिखाना चाहता है, बच्चा वही सीखेगा। इन्होंने विकास की कुछ अवस्थाएं बताई थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सक्रिय विधि, इसमें उन्होंने बताया कि इस अवस्था में शिशु प्रत्यक्ष अनुभव और स्वयं कार्य करके सीखता है, यानी जो चीज़ें वो सामने देख रहा होता है या जो कर रहा होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे कई जो चीज़ें होती हैं, हर चीज़ को छूते हैं, उलट पलट के देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो इसी के द्वारा सीखते हैं। स्थूल विधि ये तृतीय वर्ष से प्रारंभ होती है, यानी जब बच्चा 3 साल का हो जाता है। इस अवस्था में बालक की जो बौद्धिक क्षमता है इतनी तो विकसित हो जाती है कि फिर वो मूर्त रूप से सोचने लगे। अब मूर्त रूप से सोचने का मतलब क्या है कि जो चीज़ें सामने दिख रही हैं उनके बारे में सोचने लगे, जबकि अमूर्त रूप का मतलब होता है जो सामने नहीं भी है उसके बारे में भी सोचना। ये 12 साल की एज में डेवलप होता है। प्रतीकात्मक विधि, ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की ये सर्वोच्च अवस्था बताई है। 7 वर्ष और इसके ऊपर के बालक को सम्मिलित किया है, जो कि अपने अनुभव और भाषा के माध्यम से अपनी चीज़ों को व्यक्त करते हैं। तो आप यहाँ से ये ध्यान में रखेंगे कि बौद्धिक विकास की अवस्थाएं किसने दी हैं, ब्रूनर ने दी हैं। अब इन सिद्धांत की व्याख्या है, इसको हम नहीं देखेंगे, उसी चीज़ को फिर से बताया गया यहाँ पर। विशेषताएं क्या हैं, अधिगम की पूर्व अनुकूलता, ज्ञान की संरचना, अनुक्रम, पुनर्बलन, ये भी नहीं देखना है। ब्रूनर के सिद्धांत का शिक्षा में योगदान, तो लगभग सभी का सेम ही योगदान है। भाषा विकास के लिए, अन्वेषण विधि के लिए, शिक्षण विधि को सरल बनाना, रोचक बनाना, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, बौद्धिक विकास में, पाठ्यचर्या के निर्माण में, ये सारी चीज़ें लगभग सेम ही होती हैं। तो आपको बस ये जो 6 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, एक्सपेरिमेंट ध्यान से रखना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किस जानवर पर किया गया है, किस पशु पर किया गया है या पक्षी पर किया गया है, कौन से साइकोलॉजिस्ट कहाँ से हैं, कोई रूस से है कि ब्रिटेन से है, कहाँ से है, ये ध्यान में रखना है आपको। और किस साइकोलॉजिस्ट ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। अब अगली कक्षा में हम
सीखने का वक्र और सीखने का पठार, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखेंगे, आप एक बार रीड करिएगा और आज जो पढ़ा है उसका रिवीजन करिएगा। आज के लिए इतना ही।